एक लड़की दुल्हन का जोड़ा पहने हुए और अपने पति को अपने साथ ला करके एक दरवाजे पर खड़ी हुई थी। दरवाजे को वो दोनों खटखटाते हैं। खटखटाने के थोड़ा 2 मिनट बाद एक 6-7 साल का बच्चा आकर के दरवाजे को खोलता है। दरवाजे को वो जैसे ही खोलता है तो उस दुल्हन की तरफ देखता है तो उससे बोलता है कि माँ, आप, अच्छा हुआ जो आप आ गई। दोस्तों, वो लड़की उस बच्चे को गोदी में उठा लेती है और उससे कहती है कि बेटा तुम ठीक हो? कहता है कि हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। दोस्तों, वो दुल्हन फिर अंदर जाती है। जो लड़का होता है वो माँ की गोद से उतरकर अ, अंदर घर में घुसता है और कहता है कि पिताजी देखो, माँ आई हैं। थोड़ी देर बाद बेटे की बात सुनने के बाद में उसका पिता बाहर आता है और जैसे ही अपनी उस पत्नी को देखता है दुल्हन के भेष में तो सदमा खा जाता है और फिर अपनी पत्नी से बोलता है कि तुमने शादी कर ली? कहती है कि हाँ, हमारा जो तलाक जो हो गया है इसीलिए मैंने शादी कर ली। मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही थोड़ी नहीं गुजारनी है, मुझे एक मर्द चाहिए, इसीलिए मैंने शादी कर ली। तो कहता है कि तुमने शादी बहुत जल्दी कर ली, अभी 5 महीने ही तो गुजरे थे हमारे तलाक को, तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। चलो तुमने शादी कर ली, लेकिन अब यहाँ क्यों आई हो? ये पूछता है वो। तो कहती है कि यहाँ मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे से आखिरी बार मिलना चाहती थी, इसके बाद मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाऊंगी। तो वो पति पूछता है अपनी तलाकशुदा पत्नी से कि क्यों नहीं मिल पाओगी? तो कहती है कि मैं ये देश छोड़ कर के जा रही हूँ, इसीलिए मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाऊंगी। तो कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसे छोड़कर के कैसे जा सकती हो? ये तुम्हारा अपना खून है। मेरे बारे में न सही लेकिन अपने बेटे के बारे में तो सोचो। तो कहती है कि ये बात तो आपको सोचनी चाहिए थी। जब हमारा तलाक हुआ था तो आपने कहा था कि तुम इस बच्चे की परवरिश कर लोगे, मेरी इस बच्चे को कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बच्चा इसीलिए आपको दे दिया था। अगर मुझे ऐसा पता होता कि बच्चा आपसे नहीं पलेगा तो मैं बच्चे को तभी साथ ले जाती। तो कहता है कि देखो, मेरा वो इरादा नहीं है। तुमसे तलाक होने के बाद में मेरी जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। तुम नहीं जानती हो कि मेरे साथ में क्या हुआ है तुम्हारे तलाक होने के बाद में। तो वो लड़की कंधे पर हाथ रखती है अपने पति की और कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो कहता है कि देखो, जब से हमारा तुम्हारा तलाक हुआ है, तलाक होने के बाद में मेरी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। मुझे तलाक होने के 1 महीने के बाद ही अचानक से उल्टियाँ होने लगीं और जैसे ही उल्टियाँ होती थीं तो उल्टियों के दौरान खून खून के कतरे निकलते थे। जब मैंने डॉक्टर से जांच कराई तो उन्होंने मुझे टीबी बताई, मेरे टीबी बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना पड़ेगा। अगर तुम प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कराओगे तो जान भी जा सकती है। और मैं ठहरा दवाई न लेने वाला इंसान समय पर, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मुझे कब क्या हो जाए। तुम तो जानती हो कि शादी के 2 साल गुजरने के बाद ही मेरे माता पिता दोनों ही गुजर गए थे इस दुनिया में से। तो जब मैं भी चला जाऊंगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं कब चला जाऊं। तो मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा मेरा जाने के बाद? तो मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ। दोस्तों, अपने पति के मुंह से इन सब बातों को सुनने के बाद में पत्नी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारी तबीयत एकदम से इतनी खराब ही क्यों हुई थी? तो पति चुपचाप गर्दन झुका करके खड़ा हो जाता है और उसे कुछ जवाब ही नहीं देता है।
दोस्तों इसके बाद में जो औरत थी उसका जो दूसरा हस्बैंड था वो वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पहुँचने के बाद में कहता है कि चलो अंजलि यहाँ से, अब हमें लेट हो रहा है, हमें हनीमून पर जाना है। दोस्तों जैसे ही वो चलने वाली होती है तभी उसका तलाकशुदा पति उसे रोकता है, कहता है कि एक बार क्या मैं तुमसे आखिरी बार गले मिल सकता हूँ। दोस्तों अंजलि उसके पास जाती है, उससे गले मिलती है। तो जैसे ही गले मिलती है तो उसका जो दूसरा हस्बैंड था उससे कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने ही। तो जो तलाकशुदा पति था वो दूसरे पति से बोलता है कि देखो भाई, बुरा मत मानना, मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार गले मिलना चाहता था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। दोस्तों फिर वो शख्स अपनी गर्दन से अपनी जयमाला को निकालता है, और निकालने के बाद में कहता है कि काहे का पति, मैं तो इसका पति नहीं हूँ, मैं इसका कजिन हूँ। दोस्तों उस शख्स की बातों को सुनने के बाद में तलाकशुदा पति चौंक जाता है। नमस्कार, प्रणाम। इस कहानी में, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, ये फतेहपुर सीकरी की है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों विशाल अपने दोस्त की बारात में जाता है। अब बारात में जाता है, जैसे स्टेज का जो प्रोग्राम हो रहा था तो उसे अपने दोस्त की जो पत्नी थी उसकी बहन पसंद आ जाती है, और जब बहन पसंद आ जाती है तो उन दोनों में फिर बातचीत हो जाती है। उसी दौरान शादी के फंक्शन में ही बहन को भी अपने जीजा का दोस्त पसंद आ जाता है। फिर वो दोनों अपने अपने माता पिता से बातचीत करने लगते हैं, अपने माता पिता को समझाते हैं कि देखिए हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और हमारे बहन की शादी हो रही है, मेरे दोस्त की शादी हो रही है, इसी शादी में हम दोनों भी शादी कर लेते हैं, और आपका जो सारा का सारा खर्चा है शादी विवाह का वो बच जाएगा। दोस्तों अब उन दोनों के माता पिता मैंटरी रूप से सोचते हैं, और सोचने के बाद अपने बेटों की बातों पर अमल कर लेते हैं, और फिर इसी बीच उन दोनों की शादी का भी उस सभा में ऐलान कर देते हैं। दोस्तों एक तरफ दोस्त की शादी होती है तो दूसरी तरफ उसके दोस्त की शादी होती है। जो लड़की होती है उसका नाम होता है अंजलि। दोनों की शादी हो जाती है दोस्तों, अपने दोस्त के साथ में ही, अपनी बहन के साथ में ही। अब दोनों शादी होने के बाद अपने अपने घर पहुंचते हैं। शादी के बाद में अंजलि और विशाल दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी जो शादी हुई थी वो उनकी पसंद के अनुसार ही हुई थी। अब दोनों बड़ा ही खुश थे। विशाल जो था वो एक वृंदा मार्केट, जो कि कपड़ों का शोरूम था, उसमें काम किया करता था। मंथली जो उनकी उसकी जो पगार थी वो 18,000 रुपये महीने थी। दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 18,000 रुपये बहुत होते हैं। तो विशाल और अंजलि का उस पगार में खर्चा चल जाया करता। दोनों एक दूसरे से बढ़ते दिनों के साथ साथ, गुजरते दिनों के साथ साथ उनका प्रेम भी बढ़ता चला जाता है। तो 2 साल गुजर जाते हैं, और 2 साल गुजरने के बाद में उन पर एक बेटा पैदा होता है। उनके यहाँ एक लड़का जन्म लेता है। दोस्तों लड़के का जन्म होने के बाद में वो उसका नाम अजय रखते हैं। अब लड़का जब 2 महीने का हो जाता है तो एक एक्सीडेंट में विशाल के माता पिता का देहांत हो जाता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। माता पिता की मौत का वो बहुत ही ज़्यादा शोक मनाते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही समय और गुजरता है। फिर 4 साल और गुजर जाते हैं। 4 साल गुजरने के बाद में एक शख्स होता है विशाल का दोस्त,
जिसका नाम होता है रवि। अब रवि विशाल को कुछ फ़ोटो व्हाट्सएप पर सेंड करता है, उसे कुछ फ़ोटो दिखाता है। जब उन फ़ोटो को देखता है विशाल, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वो फ़ोटो किसी और की नहीं होती हैं, बल्कि उसकी पत्नी अंजलि की होती हैं। और अंजलि की फ़ोटो वो अकेली नहीं होती हैं, बल्कि उसकी फ़ोटो किसी और शख्स के साथ में होती हैं, जो कि न्यूड पिक्चर होती हैं। अब उन तस्वीरों को देख कर के उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसकी बुद्धि भंग हो जाती है और वो सोचने पर विवश हो जाता है कि उसकी पत्नी उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों जब वो ध्यानपूर्वक उन तस्वीरों को देखता है, तो देखने के बाद में ये डिसीजन लेता है कि वो अब अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहेगा। घर पर पहुंचता है, घर पर पहुंचने के बाद में अंजलि को बुरा भला बोलता है, कहता है कि तुम ऐसा करो, अपना सामान बांधो और यहाँ से इस घर से निकलो। अब एकदम से पति का व्यवहार इस तरह से बदल जाए तो पत्नी को जरा डाउट तो संदेह तो होता है कि पति आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है, आखिर क्या बात हुई है। तो वो पति के पास जाती है, उसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, आप ऐसे मुझे क्यों बोल रहे हो। पति कुछ भी नहीं सुनता, बस यही बोलता है कि तुम अपना सामान उठाओ और मेरे घर से अभी निकलो। पत्नी उसे बार बार समझाती है, लेकिन दोस्तों विशाल अपनी पत्नी अंजलि की एक भी बातों को नहीं सुनता है और यही कहता है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अंजलि अपने बच्चे को गोद में उठाती है और अपना सामान पैक करके वहां से निकलने ही वाली होती है। तभी विशाल उससे कहता है कि ठहरो, तुम इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो, तुम इस बच्चे के लायक नहीं हो, तुम मेरा बच्चा मुझे दो और यहाँ इस घर से अकेले ही निकल जाओ। दोस्तों कुछ गलती पता हो, कुछ अपराध का पता हो तो पत्नी को दुख ना हो, क्योंकि उसने कोई गलती की है। लेकिन किसी को गलती का पता ही नहीं है कि उसने क्या गलती की है और उसकी सजा दे दी जाए तो बहुत दुख होता है। एक तो विशाल ने अपनी पत्नी को बताया नहीं कि उसने क्या गलती की है, उसे घर से क्यों निकाला जा रहा है। ऊपर से विशाल उससे उसका बच्चा भी छीन लेता है और फिर उसे घर से धक्के दे करके बाहर निकाल देता है। दोस्तों अंजलि उसके पैरों में गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है कि आखिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हो। तब फिर जाकर के विशाल अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद में वो फ़ोटोज़ को दिखाता है। उन फ़ोटोज़ को जब देखती है तो देखने के बाद अंजलि भी दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों अंजलि ने कभी भी अपने पति को धोखा दिया ही नहीं था। जब वो उन फ़ोटोज़ को देखती है तो उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद में उसे एहसास हो जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है। फिर वो अपने आँखों के आंसुओं को पोंछती है और पोंछने के बाद में अपने पति को समझाती है कि ऐसे-ऐसे बात है, ये फ़ोटो मेरी नहीं है। लेकिन दोस्तों विशाल को कुछ समझ में नहीं आता, वो अंधा हो चुका था उन फ़ोटों को देख कर के। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ, मेरा मूड ख़राब है, मैं क्या कर बैठूँ मुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्तों इसके बाद में अंजलि उस घर को छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है। दोस्तों जब अंजलि की शादी नहीं हुई थी तो शादी होने से पहले एक गांव का ही लड़का था, जिसका नाम था राजपाल। जो राजपाल था ये अंजलि से प्रेम करता था, इसे चाहता था, लेकिन अंजलि इसे भाव तक नहीं देती थी। जब अंजलि इसे भाव तक नहीं देती थी तो इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। एक दो बार तो अ, इस राजपाल ने अंजलि के साथ में बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अंजलि ने इसे साफ साफ इनकार कर दिया था कि न तो मैं तुम्हें आज चाहती हूँ, न मैं तुम्हें कल चाहूँगी, तुम मेरा अपना बेकार ही समय व्यर्थ कर रहे हो।
दोस्तों राजपाल को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। राजपाल उसी दिन से ठान लेता है कि वो अंजलि से बदला लेकर के रहेगा। और दोस्तों 6-7 वर्ष गुजरने के बाद में वो इस बदले की शुरुआत करना शुरू कर देता है। दोस्तों जो राजपाल था ये एक वीडियो एडिटर था, फोटो एडिटर था। इसे अच्छे तरह से फोटो एडिट, वीडियो एडिट करना आता था। तो ये क्या करता है कि कुछ अपने फोटोज को लेता है और कुछ जो अंजलि थी इसकी दोस्तों से अंजलि के फोटो ले लेता है। फोटोज को वो ऐसे एडिट करता है जैसे मानो वो दोनों एक दूसरे के साथ हमबिस्तर हुए हैं, दोनों ने कई दिनों तक एक दूसरे के साथ समय गुजारा हो। तो दोस्तों इन फोटोज को ऐसे एडिट करने के बाद में ये उन फोटोज को रवि को सेंड कर देता है। रवि जो कि विशाल का दोस्त था, और जो रवि था इसकी जान पहचान राजपाल से थी। अब राजपाल जैसे ही रवि को फोटो सेंड कर देता है तो रवि इधर विशाल को फोटो फॉरवर्ड कर देता है। और जब उन फोटोज को विशाल देखता है तो देखने के बाद दंग रह जाता है। दोस्तों ये बात थी, ये कहानी थी उन फोटोज की। इसीलिए जब उन फोटोज को अंजलि ने देखा तो अंजलि ने अपने आंखों पे आंसुओं को पोंछा और उसे विश्वास हुआ कि मेरे जो पति मेरे साथ कर रहे हैं वो गलतफहमी का शिकार होकर के कर रहे हैं। इसीलिए वो वहां से चली गई थी। अब जाने के बाद में वो 2 महीने तक अपने घर रहती है। दोस्तों इधर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालने के बाद में विशाल को बहुत ही ज़्यादा याद आती है उसकी, उसके प्रेम की, क्योंकि दोस्तों विशाल अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था। उसको इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा भी दे सकती है। दोस्तों चाहे उसने फोटो देखी हो लेकिन उसका ये दिल कभी भी गवाही नहीं दे रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दिया है। अब वो इसी चाहत में, इसी दर्द में शराब पीना शुरू कर देता है। दोस्तों वो इतनी मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में शराब पीता है कि वो काम पर जाना ही छोड़ देता है और शराब पी पी करके अपना 1 महीने में ही बुरा हाल कर लेता है। बुरा हाल जब हो जाता है तो उसे शराब पीने के बाद में बीमारी का शिकार भी होना पड़ जाता है। अब जैसे ही शराब पीता तो शराब पीने के बाद में उसे उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उल्टियों के दौरान उसे कुछ खून के कतरे भी आने लगते हैं। अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसका जो बेटा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। दोस्तों अजय के दादी दादा थे नहीं, अकेला बाप ही रह गया था। उसकी माँ भी घर छोड़ कर के चली गई थी, लेकिन अजय को इस बात की भनक तक नहीं थी। अब अजय की बातचीत अपनी माँ से होती रहती थी। तो जब अजय ने अपने पिता के मुंह से उल्टियों के दौरान खून के कतरे देखे तो वो अपनी माँ को फ़ोन कर देता है। दोस्तों ये समय केवल 1 महीने का गुजरा था तब की बात है। तो वो अपनी माँ को फ़ोन कर देता है, उस सब हालातों के बारे में बता देता है कि पिता के साथ में ये हुआ है, माँ तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी, घबराहट हो रही है। तो माँ जो थी वो कहती है कि नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम्हारे पिता को कोई ऐसी ही बीमारी हो गई है, वो दवा ले लेंगे, तुम डॉक्टर को फ़ोन कर दो। अगर मैं आऊँगी तो तुम्हारे पिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। दोस्तों माँ की बातों को सुनने के बाद में फ़ोन को कट कर देता है और वो डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। डॉक्टर आता है। डॉक्टर जब आता है तो उसकी उसे दवाइयाँ देता है और कहता है कि तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल में दोस्तों विशाल पहुंचता है तो उसका खून जांच होती है। खून जांच होने के बाद में रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जो आती है उसमें लिखा होता है कि वो अब टीबी का पेशेंट बन चुका है, उसे टीबी का रोग हो गया है। दोस्तों अब धीरे धीरे 2 महीने और गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद में जो विशाल होता है उसकी तबीयत में थोड़ा बहुत इजाफा होने लगता है। दोस्तों
अंजलि का एक कजिन था, बुआ का लड़का, जो कि वीडियो एडिटर था, फोटो एडिटर था। वो उससे बातचीत करती है, उससे ये बताती है कि हाँ, राजपाल ने मेरे पति को मेरी फोटोज और अपनी फोटोज को मिला करके एडिट कर करके मेरे पति को सेंड कर दी और मेरे पति ने उन फोटोज को देख करके मुझे घर से निकाल दिया। दोस्तों, अपने हालात को सब कुछ बयां कर देती है अंजलि। और अंजलि के मुंह से ये सब बातों को सुनने के बाद में जो उसका कजिन होता है उससे बोलता है कि बहन चिंता मत कर, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, चल मेरे साथ। दोस्तों, फिर वो एक प्लान करते हैं। कजिन बोलता है कि देखो, मैं और तुम नकली शादी कर लेते हैं, तुम अपने गले में माला डाल लो, मैं भी अपने गले में माला डाल लेता हूँ, और हम फिर घर चलते हैं जीजा जी के घर। तो दोस्तों, फिर दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद में घर की पहल दबाते हैं। उनका जो बेटा अजय होता है वो घर का दरवाज़ा खोलता है। घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो माँ के सीने से लिपट जाता है, माँ माँ कह करके। और फिर दोनों अंदर घुसते हैं, और जो अजय होता है वो अपनी माँ की गोद से उतर करके पिता के पास दौड़ा हुआ चला जाता है। पिता से कहता है कि माँ आई है। दोस्तों, माँ आई है ये शब्द सुनने के बाद में जो विशाल था वो दौड़ा चला आता है बाहर। और बाहर आने के बाद जब देखता है कि उसकी पत्नी के गले में जयमाला है और उसके साथ में एक और शख्स खड़ा हुआ है जिसके गले में जयमाला है, तो वो अब ये जान जाता है कि अंजलि ने दूसरी शादी कर ली है। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसका मन उदास हो जाता है। अब बातचीत होती है। फिर बातचीत होने के बाद में पूछता है कि तुमने शादी कर ली है? तो कहती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। फिर कहता है कि फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती है कि मैं अपने बेटे से आखिरी बार मिलने आई हूँ, मैं इस देश को छोड़ कर के जा रही हूँ अपनी हनीमून मनाने के लिए बाहर। फिर मेरा बेटा मुझसे मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाऊंगी। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद में विशाल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि विशाल जो था वो अपनी पत्नी से बेहिंता प्यार करता था और वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ रहे। अब जो अंजलि थी वो अपने पति की बीमारी के बारे में जानती थी। तो वो जब अपने बेटे से मिलने के बाद जब वहाँ से जाने लगती है, तभी विशाल कहता है कि क्या अंजलि, मैं तुमसे एक आखिरी बार मिल सकता हूँ? क्या मैं तुमसे गले लग सकता हूँ? तो अंजलि उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी गले से लगाती है तो जो कजिन था वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों के सामने ही तुम मेरी पत्नी को गले लगा रहे हो। तो कहता है कि भाई, माफ़ करना, लेकिन मेरा इरादा कुछ गलत करने का नहीं है, मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार गले मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बाद में जो कजिन था वो अपनी गर्दन से जयमाला को निकालता है और कहता है कि मैं इसका पति नहीं हूँ, तुम ही इसके पति हो। दोस्तों, कजिन के मुंह से ये सब बातों को सुनने के बाद में उसे विश्वास ही नहीं होता। फिर वो पूछता है कि क्या कहा तुमने? कहता है कि हाँ, मैंने सच कहा। फिर इसके बाद में दोस्तों, वो कजिन जो था वो अपने जीजा जी के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। कहता है कि किस तर्ज पर तुमने मेरी बहन को इस घर से बाहर निकाला है? आखिर मेरी बहन ने क्या खता की? तो दोस्तों, इसके बाद में जो विशाल था वो आग बबूला हो जाता है तुरंत ही, और कहता है कि घर से न निकालता तो क्या करता, तुम्हारी बहन ने काम ही कुछ ऐसे किए थे। तो फिर जो कजिन था बोलता है कि अगर मेरी बहन ने इतने बुरे ही कर्म किए थे तो तुम मेरी बहन से गले क्यों मिले अभी? कहता है कि मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है, लेकिन फोटो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, मेरा दिल नहीं मानता इसीलिए मैंने इसे गले लगाया, और मेरा मन नहीं मानता इसीलिए मैंने इसे घर से
धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। तो जो कजिन था वो कहता है कि आप क्या मुझे उन फोटोज को दिखा सकते हैं। दोस्तों, विशाल उन फोटोज को दिखाता है। फोटोज को देखने के बाद में जो कजिन था वो विशाल को समझाता है कि देखिए, आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो एडिट किए गए हैं, और आज के ज़माने में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसे एडिटिंग टूल्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी स्त्री को नग्न किया जा सकता है, किसी भी अ, इंसान को नग्न किया जा सकता है, किसी की भी वीडियो को बनाया जा सकता है कैसे भी तरीके से। आज का ज़माना एआई का है, और तुमने इन एआई इन फोटोज पर विश्वास कर लिया और अपनी पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दोस्तों, अपने उस साले कजिन की मुंह से ये बात सुनने के बाद में कि ये जो फोटोज हैं वो एडिट किए गए हैं, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो थपक थपक करके रोने लगता है और अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, अंजलि भी जानती थी कि उसने उसके पति ने उसके साथ जो किया है वो जाने अनजाने में किया है, वो गलतफहमी का शिकार हुआ है। तो वो तुरंत ही अपने पति के गले से लग जाती है और उसे माफ़ कर देती है। कजिन अपने जीजा विशाल को समझाता है कि देखिए जीजाजी, रिश्ते जो होते हैं वो विश्वास की डोर पर टिके हुए होते हैं। अगर कोई भी रिश्ता लगातार लंबे समय तक चलता है तो इसका अर्थ है कि उस रिश्ते में मिठास है, उस रिश्ते में भरोसा है, विश्वास है, तभी वो रिश्ता अभी तक लंबे समय तक चला आया है। तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्ते में मिठास बना करके रखिए, आप अपने रिश्ते में विश्वास की डोर को पक्की बना करके रखिए, तभी आपका जो ये रिश्ता है वो आगे तक लंबा चल पाएगा। दोस्तों, अपने कजिन साले की मुंह से बात सुनने के बाद में जो विशाल था वो उसकी सराहना करता है, उसकी बातों को मानता है, कहता है कि आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, इस तरह से जो कजिन था वो अपनी बहन और अपने जीजा को आपस में 3 महीने बाद मिलवाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विशाल की और अंजलि की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि हर एक रिश्ते में विश्वास का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता है वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, वो रिश्ता अपना दम तोड़ देता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चाहे रिश्ता कोई भी हो, उस रिश्ते में विश्वास बना करके रखिए। मिलता हूँ अगली ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।